हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास कर रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में हमारी 4 क्लासें पहले हो चुकी है। आज जो है हमारी मेवाड़ के गुहिल वंश की फाइनल क्लास है। इस क्लास में हम राज सिंह से लेकर भूपाल सिंह के शासकों का शासनकाल कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को खराब किए हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जगत सिंह फर्स्ट तक पढ़ा था। आज हम राज सिंह से शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है वो शासक आ रहा है राज सिंह। ठीक है, राज सिंह का जो शासनकाल है वो 1652 से लेकर 1680 तक आपने को देखने को मिलता है। ठीक है, राज सिंह का राज्याभिषेक जो है ये हुआ है 1652 में। इसके समकालीन शासकों की बात की जाए तो राज सिंह के समकालीन शासक है शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, ये जो दो मुगल बादशाह हैं ये इसके समकालीन है। ठीक है, देखो शाहजहां की अगर बात की जाए तो शाहजहां ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया था। ठीक है, मनसबदार बनाया था। मनसब व्यवस्था जो है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इंडियन जीके का, वो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको 5000 का मनसब दिया था। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था 1615 के अंदर जहांगीर के बीच और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के बीच में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इस मेवाड़ मुगल संधि में जो शर्त रखी गई थी वो ये शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मेवाड़ को वापस मिल जाएगा, लेकिन उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। तो राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। इसलिए शाहजहां ने शाहदुल्ला खान शाहदुल्ला खान शाहदुल्ला खान को भेजकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारें वापस से तुड़वा दी। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं 1657। 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष, ये जो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष है ये मेनली शाहजहां के दो पुत्रों में हुआ। ठीक है, एक पुत्र का नाम था दारा शिको और दूसरे का नाम था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। तो इन दोनों के बीच में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। दारा शिको और औरंगजेब दोनों राज सिंह के पास जाते हैं और राज सिंह से मदद मांगते हैं। ठीक है, लेकिन राज सिंह इन दोनों को मदद देने से इनकार कर देता है और राज सिंह ये कहता है कि मेरे लिए दोनों मुगल शहजादे एक से हैं, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में राज सिंह किसी की भी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम इसकी ध्यान रखें तो 1658 में जो शाहजहां है और ये औरंगजेब दारा शिको है ये मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में उलझे रहते हैं। तो 1658 में इस वक्त का फायदा राज सिंह उठाता है और राज सिंह टीका दौड़ के बहाने जो मुगल क्षेत्र होते हैं उसमें लूटपाट करते हैं। 1658 में देखो कोई बोलने वाला नहीं है तो उसका फायदा राज सिंह उठा लेता है। ठीक है, अब देखो 1658 में ही औरंगजेब शासक बन जाता है। औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित कर देता है सामूगढ़ के युद्ध में और औरंगजेब जो है वो शासक बन जाता है। तो 1658 में जब औरंगजेब शासक बनता है तो औरंगजेब का राज सिंह के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध होता है। ठीक है, औरंगजेब राज सिंह को 6000 का मनसब देता है। ठीक है, इसके अलावा मांडलपुर व बदनौर परगना देता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक कोड याद रखना है जिसका नाम है डूबगी।
डूबगी, यानी कि डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गियासपुर, गियासपुर, ये जो रियासतें हैं इन रियासतों को भी मेवाड़ में शामिल कर देता है। ठीक है, इन रियासतों को मेवाड़ में शामिल कर देता है। ठीक है, तो डूबगी कोड आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो देखो यहां तक 1658 तक औरंगजेब की और राज सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। ठीक है, अब देखो 1658 के बाद में अब हम बात करते हैं 1660 की। 1660, ठीक है, चारूमती विवाद, चारूमती विवाद। देखो चारूमती जो है ये किशनगढ़ की राजकुमारी है, किशनगढ़ की राजकुमारी है। चारूमती का विवाह औरंगजेब से होना था। ठीक है, लेकिन चारूमती राज सिंह को पत्र लिखती है और राज सिंह को पत्र लिखकर बुलावा भेजती है। राज सिंह आते हैं और चारूमती से विवाह कर लेते हैं। औरंगजेब ऐसे ही रह जाता है। तो इसी को ही चारूमती विवाद बोला गया है। इसी विवाद के बाद से राज सिंह और औरंगजेब में जो है मतलब मतभेद शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 1664 की। 1664 में देसूरी की नाल का युद्ध हुआ। देसूरी की नाल का युद्ध, देखो देसूरी की जो नाल है ये मारवाड़, पाली और मेवाड़ तीनों को जोड़ती है। ठीक है, 7 किलोमीटर लंबा मार्ग है और ये इन तीनों रियासतों को जोड़ने का काम करती है। तो यहीं पर एक युद्ध हुआ था जिसको नाम दिया गया देसूरी की नाल का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में जो औरंगजेब की सेना है वो बुरी तरह से पराजित हुई थी। इस युद्ध में आपको दो किरदारों का नाम याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है बीका सोलंकी, बीका सोलंकी। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जब ये युद्ध होने लगा तो रतन सिंह चुंडावत की जो ड्यूटी है वो देसूरी की नाल पर एकदम लगा दी गई और इसको कहा गया कि भैया आपको औरंगजेब को यहां से आगे नहीं आने देना है। ठीक है, अब ये जो रतन सिंह चुंडावत था इसकी नई नई शादी हुई थी, तो ये अपनी नई नई पत्नी को छोड़कर युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहता था। तो ये अपनी पत्नी से निशानी मांगता है। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है सहल तंवर या उसको हांडा रानी भी कहते हैं, हांडी रानी, हांडी रानी सहल तंवर। तो रतन सिंह चुंडावत अपनी पत्नी सहल तंवर से निशानी मांगता है और सहल तंवर क्या करती है कि अपने गर्दन ही काट के इसको दे देती है। सहल तंवर को लगता है कि भाई रतन सिंह चुंडावत जो है ये युद्ध भूमि में जाएगा, मुझे याद करेगा, ढंग से युद्ध नहीं कर पाएगा, तो सहल तंवर अपनी गर्दन ही काट कर इसको रतन सिंह चुंडावत को दे देती है। और यहीं पर कहावत प्रसिद्ध हुई कि चुंडावत मांगी निशानी और सर काट दियो छतरानी। ठीक है, तो अपना सर काटने वाली महिला कौन है? सहल तंवर, या जिसको हाडी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत इसके जो मतलब कटी हुई गर्दन है उसको माला बनाकर गले में पहन लेता है और युद्ध करने औरंगजेब से पहुंच जाता है और ये औरंगजेब को देसूरी की नाल में आगे ही नहीं बढ़ने देता। ठीक है, इस युद्ध में, देसूरी की नाल के युद्ध में सोलंकियों की सेना होती है। ठीक है, बीका सोलंकी उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं और ये जो सेना है ये औरंगजेब की सेना को एकदम बुरी तरह से पराजित करती है। तो 1664 में देसूरी की नाल का युद्ध होता है। इस युद्ध में औरंगजेब की सेना की पराजय होती है। ठीक है, बीका सोलंकी याद रखना है और रतन सिंह चुंडावत और सहल तंवर को भी आपको ध्यान में रखना है। सहल तंवर पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़े तो 1660 के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं
1669। देखो 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का बनारस फरमान जारी किया। ठीक है, बनारस फरमान जारी किया। अब इस फरमान के तहत क्या है, बहुत से मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। तो इसी क्रम में एक वृंदावन में एक मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, उस मंदिर को भी तोड़ने का नंबर आया। तो जो मतलब वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं, जिन्हें वल्लभ पंथी कहा गया, वो लोग वहां से भागते हैं वृंदावन से। औरंगजेब कहता है कि भैया इन लोगों को कोई भी शरण नहीं देगा। ठीक है, तो उनको पूरे भारत में कोई शरण नहीं देता। तो वल्लभ संप्रदायों को शरण देने वाला व्यक्ति कौन है? राज सिंह। ठीक है, तो बनारस फरमान के समय राज सिंह वल्लभ पंथियों को शरण देता है। ठीक है, इनको शरण देता है और इनको सिहाट गांव दे देता है, सिहाट गांव। ठीक है, और राज सिंह इसी सिहाट गांव में एक मंदिर बनवाता है, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर। और यही सिहाट गांव आज श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको वल्लभ पंथियों या वल्लभ संप्रदाय वाला भी याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि बनारस फरमान में जब वल्लभ पंथी भागे तो वल्लभ पंथियों को शरण राज सिंह ने दी और इनको सिहाट गांव दिया, और सिहाट गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। और यही स्थान आज नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। राज संबंध में ये जगह पड़ती है। ठीक है, फिर 60-69 के बाद में अगर हम लोग बात करें तो 1678 में आते हैं सीधा। देखो 1678 में मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक जिसका नाम था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हो जाती है। ठीक है, और देखो जसवंत सिंह जो है, इससे औरंगजेब चिढ़ता है, क्योंकि जसवंत सिंह मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा शिकोह की तरफ से लड़ता है। तो औरंगजेब इससे शुरू से चिढ़ता है। तो जब जसवंत सिंह की जमरूद में अफगानिस्तान में 1678 में मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब मारवाड़ को खालसा राज्य घोषित कर देता है। खालसा राज्य, खालसा राज्य का मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई शासक नहीं होगा, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो मुगल बादशाह के द्वारा देखी जाएगी, यानी कि मुगल बादशाह का राज्य हो जाएगा ये। ठीक है, तो खालसा राज्य घोषित किया गया। अब ये जो जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, छोटा था, अल्पायु में था। ठीक है, छोटी आयु में था। और इसका एक संरक्षक है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। ठीक है, ये दोनों जो है ये मारवाड़ से निष्कासित हो जाते हैं, क्योंकि जब खालसा राज्य घोषित होता है तो इन दोनों को मारवाड़ से भागना पड़ता है। तो इन दोनों को भी शरण कौन दे रहा है? तो राज सिंह इन दोनों को शरण देता है, और शरण देने के साथ साथ इन्हें केवला गांव का पट्टा दे देता है, केवला गांव का पट्टा दे देता है रहने के लिए, कि भैया ये गांव अब आप लोगों का है। तो केवला गांव का पट्टा भी राज सिंह, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को दे देता है, इनको शरण देता है 1678 में। तो ये पूरी कहानी भी आपको याद रखनी है। केवला गांव के पट्टे वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो हम बात करते हैं 60-79 की। तो 60-79 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर क्या होता था? तो कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर अपने धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ता था, उसे ही जजिया कर कहा जाता था। तो जजिया कर औरंगजेब ने लगाया। इस जजिया कर का पूरे हिंदुस्तान में विरोध करने वाला व्यक्ति राज सिंह था। तो 1679 में जब
औरंगजेब जजिया कर लगाता है तो उसका विरोध करने वाला शासक भी राज सिंह है। ठीक है, 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है ये राज सिंह की कहानी है। अब हम बात करेंगे राज सिंह के दरबारी। ठीक है, राज सिंह के दरबारी। तो राज सिंह के दरबारी में आपको पहला ध्यान रखना है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है इसकी दो रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। पहली रचना है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। और दूसरा राज प्रशस्ति का लेखक। ठीक है, राजसमंद झील है। राजसमंद झील के अंदर एक दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति लगी हुई है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। उस राज प्रशस्ति का लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। ठीक है, दूसरा आपको इसका दरबारी ध्यान रखना है किशोर दास। किशोर दास, और किशोर दास जो ग्रंथ लिखता है उसका नाम है राज प्रकाश। ठीक है, तीसरा इसका जो दरबारी है उसका नाम आपको याद रखना है सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। ठीक है, और सदाशिव भट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज सिंह के निर्माण कार्य कि भाई राज सिंह के क्या क्या निर्माण कार्य हैं। तो पहला निर्माण कार्य हो जाएगा इसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण जो है वो 1662 से लेकर 1680 के बीच में हुआ है और अकाल राहत हेतु हुआ है। अकाल राहत हेतु हुआ है और इसी के अंदर ही राज प्रशस्ति है। ठीक है, राजसमंद झील जो है ये कांकरोली में है। कांकरोली उदयपुर में। ठीक है, राजसमंद। दूसरा इसका निर्माण कार्य आपको ध्यान रखना है कि इसने द्वारकाधीश मंदिर बनवाया। द्वारकाधीश मंदिर, और ये द्वारकाधीश मंदिर भी इसने कांकरोली में राजसमंद झील के किनारे बनाया है। ठीक है, तीसरी बात इसकी ध्यान रखनी है कि इसने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया है। श्रीनाथ जी मंदिर, और श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण इसने नाथ द्वारा में किया है। ठीक है, नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, तो इसने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। चौथा इसने एक अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया है। अंबा माता मंदिर, इसका निर्माण भी इसने उदयपुर में करवाया है। और फिफ्थ नंबर इंपोर्टेंट कर लेना है, इसको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। देखो ये जो राज सिंह है, राज सिंह की रानी है। राज सिंह की रानी का नाम है राम रस दे। ठीक है, राम रस दे जो है ये भी एक निर्माण करवा रही है बावड़ी का, जिसको कहा जाता है जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी। ठीक है, तो ये भी आप निर्माण कार्य याद रखना कि जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो राज सिंह की रानी राम रसदे के द्वारा करवाया गया है। तो ये सारी कहानी जो है वो राज सिंह से रिलेटेड है। देखो जो करवा रहा हूं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ो, विश्वास रखो, इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, इसी से ही आप लोग पेपर पास करेंगे। लेकिन इसको याद करो, इसको अंगुलियों पे रट के रखो, निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, बहुत से बच्चे पास हुए हैं, आप लोग भी ढंग से पढ़ो, निश्चित पास होगे। ठीक है, जो करवाया जा रहा है इसको बहुत ध्यान से करो, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया महाराजा राज सिंह। राज सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक इस वंश में आ रहे हैं उनका नाम है महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह का जो शासन काल है 1680 से लेकर 1698 तक का है। ठीक है, महाराणा जयसिंह के बारे में दो तीन बातें याद रखनी है। देखो ये शुरू में तो इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया कुछ समय तक,
लेकिन उसके बाद में इन्होंने औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम से संधि कर ली। ठीक है, मुअज्जम कौन है? तो औरंगजेब का पुत्र है। ठीक है, तो इसने मुअज्जम से संधि कर ली, महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि कहा गया है इसे। ठीक है, अब देखो इसकी डेट आपको याद रखनी है। इसकी जो डेट है वो है 24 जून 1681। तो द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि कब हो रही है? 24 जून 1681 को हो रही है। इसकी क्या शर्तें हैं? तो देखो इसकी शर्तें यही है कि मेवाड़ में जजिया कर नहीं वसूला जाएगा। जजिया कर नहीं वसूला जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि मेवाड़ से मुगल सेना हटा ली जाएगी। और तीसरी शर्त इसकी ये हो जाएगी कि जो मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडलगढ़ दुर्ग मुगलों को मिल जाएगा। ठीक है, मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो किसको दिया जाएगा? मुगलों को दिया जाएगा। अब देखो ये महाराणा जयसिंह जो है ये एक झील का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, इस झील को कहा जाता है जयसंबंध झील या डेबर झील। ठीक है, इसको जयसंबंध झील या डेबर झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण कौन करवा रहा है? तो इसका निर्माण करवा रहे हैं महाराणा जयसिंह। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो है 1685 से लेकर 1691 के बीच में हुआ है। अब ये जो जयसंबंध झील है इसमें 7 टापू हैं। ठीक है, 7 टापू हैं। 7 टापुओं में से जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भंगड़ा। बाबा का भंगड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। ठीक है, और बाकी देखो जो झीलों वाला टॉपिक है वो आपके राजस्थान के इतिहास में आएगा, सॉरी राजस्थान के ज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, उसमें आएगा। उसमें मैं और ज्यादा इसको विस्तार से आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मेन बातें होगी महाराणा जयसिंह की। नेक्स्ट जो शासक आता है इस वंश में उसका नाम है महाराणा अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि अमर सिंह सेकंड जो है इसके काल में 1708 में एक देबारी समझौता हुआ। ठीक है, देबारी समझौता। अब ये जो देबारी समझौता है इसे 30 वर्षीय समझौता भी कहा जाता है। देबारी समझौते को 30 वर्षीय समझौता भी कहा जाता है। अब ये देबारी समझौता किस किस के बीच हुआ तो वो आपको ध्यान रखना है। देखो देबारी समझौता जो है ये मारवाड़, मेवाड़ तथा आमेर, उस वक्त जयपुर की स्थापना नहीं हुई है। जयपुर की स्थापना 1728 में हुई है, इसीलिए अभी तक ये आमेर है। ठीक है, तो मारवाड़, मेवाड़ और आमेर। मारवाड़ का जो शासक है वो है अजीत सिंह। ठीक है, मेवाड़ में है अमर सिंह सेकंड और आमेर का जो शासक है वो है जय सिंह सेकंड। यही आगे जाकर जयपुर शहर की स्थापना करेगा। ठीक है, तो जो देबारी समझौता है वो मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के शासकों के बीच में हुआ है। इसमें देखो मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को मान लिया गया। ठीक है, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को माना गया। आमेर का शासक जय सिंह सेकंड को माना गया। ठीक है, इनकी मुगलों से भी बन नहीं रही थी तो इसको जय सिंह सेकंड को आमेर का शासक मान लिया गया। अमर सिंह सेकंड जो है इसने अपनी पुत्री जिसका नाम था चांद कंवरी, चांद कंवरी का विवाह आमेर के शासक जय सिंह सेकंड से करवाया। ठीक है, इस शर्त पे करवाया कि इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का अगला शासक बनेगा। ठीक है, वही मोकल वाली बात आ गई, हंसा वाली, लाखा वाली।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई राव चुंडा नहीं है। ठीक है, तो चांद कंवरी और जयसिंह सेकंड का विवाह हो जाता है। ठीक है, इसको हम उसमें जब जयपुर वाला पढ़ेंगे तब ये फिर आएगा, तब और इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसकी? महाराणा अमर सिंह सेकंड की। बस इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है। देबारी समझौता ध्यान रखना है, किसके काल में हुआ है, कब हुआ है और किस किस के बीच में हुआ है। फिर देखो हम बात करते हैं अगले शासक की, जिसका नाम है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का शासनकाल 1710 से लेकर 1734 तक का है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके शासनकाल में सर्वप्रथम राजस्थान पर मराठों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो राजस्थान पे सर्वप्रथम मराठों का आक्रमण संग्राम सिंह के शासनकाल में हो रहा है, वो भी 1734 में जाकर आक्रमण हो रहा है मराठों का। ठीक है, दूसरी बात इसकी ध्यान रखनी है संग्राम सिंह की, कि इसके समय एक चित्रकार था जिसका नाम था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, अब ये नूरुद्दीन चित्रकार जो है, इसने कलीला दमना, कलीला दमीना या दमना, ठीक है, कलीला दमना, ये क्या है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र की कहानियां ना, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र की कहानियां, उसी का ही फारसी अनुवाद कलीला दमना कहलाता है। तो जो इसके समय मतलब संग्राम सिंह सेकंड के समय नूरुद्दीन चित्रकार ने कलीला दमना यानी कि पंचतंत्र की कहानियों का जो फारसी अनुवाद है, इस पर चित्र बनाए थे। ठीक है, संग्राम सिंह के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करने वाला व्यक्ति भी कौन है? संग्राम सिंह सेकंड है। ठीक है, संग्राम सिंह सेकंड के बाद में नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है, उसका नाम है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड का जो शासनकाल है 1734 से लेकर 1751 तक का है। ठीक है, तो जगत सिंह के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि ये जो जगत सिंह है, इसके समय एक हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन, और ये हुरडा सम्मेलन हुआ है 1734 में, भीलवाड़ा में हुआ है। ठीक है, ये हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ है? तो मराठों का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, देखो मराठे जो थे वो राजस्थान के एरियो में लगातार हमला करने लगते हैं और वहां से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने लगते हैं। तो इससे राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो राजपूत राजा मराठों का मुकाबला करने के लिए एक सम्मेलन बुलाते हैं, उसी सम्मेलन को हुरडा सम्मेलन कहा गया है। ठीक है, अब ये जो हुरडा सम्मेलन है, इसके जो अध्यक्ष हैं, इस हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष तो हैं जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड, और इस हुरडा सम्मेलन के जो आयोजक हैं वो हैं सवाई जयसिंह सेकंड। ठीक है, जयपुर वाला जिसकी अभी हमने बात करी थी, तो ये है। ठीक है, लेकिन देखो ये आपस में लड़ जाते हैं तो हुरडा सम्मेलन असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। अब मराठे क्या करते हैं? वापस से लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो जगत सिंह सेकंड है, ये मराठों से चौथ और सरदेश मुखी समझौता करता है। चौथ व सरदेश मुखी समझौता करता है। ठीक है, तो ये समझौता किस किस के बीच हो रहा है? चौथ और सरदेश मुखी समझौता किसके बीच हो रहा है? तो जगत सिंह सेकंड और जो मराठा पेशवा है बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट, और जगत सिंह सेकंड के बीच हो रहा है। चौथ और सरदेश मुखी क्या है? तो मराठे जो थे ये टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, इसी को चौथ और सरदेश मुखी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये भी आप ध्यान रखना ना, चौथ और सरदेशमुखी समझौता बाजीराव प्रथम और जगत सिंह सेकंड के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट शासक आपको ध्यान रखना है भीम सिंह। भीम सिंह में से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो भीम सिंह की अगर बात की जाए, भीम सिंह नेक्स्ट शासक है भीम सिंह, और भीम सिंह का शासनकाल 1778 से लेकर 1828 तक आपको देखने को मिलता है। भीम सिंह के टाइम में देखो एक हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद, अब भाई ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है? तो देखो ये जो भीम सिंह है मेवाड़ का शासक है, मेवाड़ का शासक है जिसका नाम है भीम सिंह। ठीक है, और मारवाड़ का जो शासक है उसका नाम है राव भीम सिंह। दोनों भीम सिंह है। ये जो मेवाड़ वाला भीम सिंह है ये अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी, ये अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो मारवाड़ के शासक राव भीम सिंह के साथ में तय करता है। ठीक है, लेकिन राव भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब राव भीम सिंह मर जाते हैं तो ये जो मेवाड़ वाला भीम सिंह है ये कृष्णा कुमारी का रिश्ता आमेर के शासक जगत सिंह के पास भेज देता है। देखो ये जगत सिंह सेकंड अलग है, आमेर में भी एक जगत सिंह आया है। ठीक है, ये अलग जगत सिंह है, तो इसका जो रिश्ता है वो किसके पास चला जाता है? जगत सिंह के पास चला जाता है। लेकिन देखो ये जो राव भीम सिंह है, राव भीम सिंह का एक छोटा भाई है जिसका नाम है राव मान सिंह। अब ये राव मान सिंह जो है ये भी कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहता है, तो ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। मारवाड़ और आमेर इन दोनों के बीच में कृष्णा कुमारी को लेकर एक युद्ध हो जाता है जिसको कहा गया है गिगोली का युद्ध। गिगोली का युद्ध, और ये युद्ध हुआ है 1807 में। तो गिगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? गिगोली का युद्ध मारवाड़ और जयपुर के बीच, आमेर के बीच में हुआ है। ठीक है, किसको लेकर हुआ है? तो कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ है। ये भी कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहता था, राव मान सिंह भी कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहता था। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं कृष्णा कुमारी को लेकर। तो जगत सिंह जो है वो अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी टोंक में जो रियासत की स्थापना करेगा, अमीर खां पिंडारी। तो जगत सिंह अमीर खां पिंडारी की सहायता से राव मान सिंह को गिगोली के युद्ध में पराजित कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मारवाड़ और आमेर के बीच में विवाद रुकने का नाम नहीं लेता। ठीक है, तो अमीर खां पिंडारी जो है, अमीर खां पिंडारी और इसके साथ में एक व्यक्ति का नाम आप और ध्यान रख लेना जिसका नाम है अजीत सिंह चुंडावत। अजीत सिंह चुंडावत, ये दोनों व्यक्ति जाते हैं भीम सिंह के पास और भीम सिंह को जाके कहते हैं कि भाई ये कृष्णा कुमारी के चक्कर में मारवाड़ और आमेर है आपस में लड़ बढ़ जाएंगे और इसका फायदा जो कोई है और उठा जाएगा। तो इन दोनों के कहने पर, यानी कि अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। ठीक है, और जहर देकर इसको मार दिया गया और इस तरह से मारवाड़ और आमेर के बीच में शांति स्थापित हुई। तो इसी को क्या कहा गया है? इसी को ही कृष्णा कुमारी विवाद कहा गया है। ठीक है, और देखो अगर हम भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। ठीक है, तो अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला या अंग्रेजों की अधीनता मानने वाला मेवाड़ का शासक कौन है? भीम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अब देखो भीम सिंह के दरबार में ही अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड रहता था। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड जिसने मेवाड़ के इतिहास को एक नया रूप दिया, घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा किसके दरबार में पॉलिटिकल एजेंट थे? तो भीम सिंह के दरबार में कर्नल टोड जो था वो पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, कर्नल टोड
भीम सिंह से रुपए लेते हैं और भीम सिंह से रुपए लेकर 2 दुर्गों का निर्माण करवाते हैं। वो दुर्ग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नल टोड के द्वारा बनाए गए 2 दुर्ग कौन से हो गए? तो पहला हो गया भीमगढ़ दुर्ग और दूसरा हो गया टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान में बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? तो 2 दुर्ग है, भीमगढ़ दुर्ग और टोडगढ़ दुर्ग। पैसे भीम सिंह से लिए, खुद की जेब से नहीं लगाए, ठीक है। टोडगढ़ दुर्ग जो है वो टोंक में। तो ये 2 दुर्ग बनाए कर्नल जेम्स टोड ने। और भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह ने भीम शाही सिक्के चलाए, भीम शाही सिक्के चलाए। और इसके टाइम में एक भीम शाही पगड़ी भी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई भीम सिंह की। कृष्णा कुमारी विवाद, कर्नल जेम्स टोड वाला, कर्नल जेम्स टोड के दुर्ग, ठीक है, भीम शाही सिक्के और भीम शाही पगड़ी, ये सब क्वेश्चन भीम सिंह में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भीम सिंह के बाद अगला जो शासक आ रहा है उसका नाम है जवान सिंह, ठीक है। नाम का ही ये जवान है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। बुढ़ापे में शासक बना था, कोई इसका रोल नहीं है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जवान सिंह को कट कर दो भले, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। जवान सिंह के बाद अगर अपन बात करें तो जवान सिंह के बाद में जो अगला शासक आ रहा है वो आ रहा है महाराणा सरदार सिंह, ठीक है। सरदार सिंह के बारे में बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसके समय 1841 में मेवाड़ भील कोर कौन है? तो सेना की टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी। तो इसके समय मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था। ये जो मेवाड़ भील कोर है इसका मुख्यालय है खैराबाद, खैराबाद उदयपुर में, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है सरदार सिंह के बारे में कि इसके काल में बस एक मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था 1841 में। इसके अलावा सरदार सिंह में से कोई और क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, ठीक है। देखो सेलेक्टिव स्टडी करो, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा मत करो, इतना मटेरियल इकट्ठा करो। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट करेगा, ठीक है। सरदार सिंह के बाद में अगला जो शासक आ रहा है वो आ रहा है स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, ठीक है। स्वरूप सिंह के बारे में मेन क्या क्या बातें हो जाएगी? तो स्वरूप सिंह के बारे में मेन बात ये हो जाएगी कि इसने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, स्वरूप शाही चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए। अब देखो इस सिक्के पर एक तरफ तो विक्टोरिया का चित्र होता था, विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, तो विक्टोरिया का चित्र होता था, और सिक्के के दूसरी तरफ लिखा होता था दोस्ती लंदन तथा चित्रकूट उदयपुर, चित्रकूट उदयपुर लिखा होता था, ठीक है। तो स्वरूप शाही सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन है? स्वरूप सिंह है, ठीक है। अब देखो स्वरूप सिंह जो है इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ दिया था। सबसे ज्यादा अंग्रेजों का अगर किसी रियासत ने साथ दिया तो वो स्वरूप सिंह था। तो अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में सर्वाधिक साथ देने वाला शासक भी कौन है? स्वरूप सिंह है, ठीक है। इसके अलावा स्वरूप सिंह की एक बात और ध्यान रखनी है कि स्वरूप सिंह की जब मृत्यु हुई, ठीक है, 1861 में स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई, तो स्वरूप सिंह की पासवान, पासवान यानी कि दाई मां जो इसका लालन पालन किया था, ठीक है, जिसका नाम था एंजाबाई, एंजाबाई, ये इसके साथ में सती हुई थी, ठीक है। तो स्वरूप सिंह के साथ सती होने वाली महिला कौन है? एंजाबाई है। जब स्वरूप सिंह मरे तो इनकी चिता पर इनके साथ सती हुई थी। तो स्वरूप सिंह के साथ सती होने वाली महिला एंजाबाई इनकी पासवान है, ठीक है। और ये जो सती वाली घटना है ये मेवाड़ में अंतिम सती की घटना है, अंतिम
सती प्रथा की घटना है। ठीक है, इसके बाद में जो सती प्रथा है, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। जो मेवाड़ भील कोर है ना, मेवाड़ भील कोर जिसका गठन हुआ था सरदार सिंह के समय, तो मेवाड़ भील कोर का जो मेन जो कमांडर था ना, मेवाड़ भील कोर का कमांडर जिसका नाम था जिमी बुर्क, जिमी बुर्क, तो जिमी बुर्क 1861 में सती प्रथा पर रोक लगा देता है। ठीक है, और 1857 में इसने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। कौन है? तो ये मेवाड़ भील कोर का कमांडर है। ठीक है, जिमी बुर्क, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। स्वरूप सिंह की एक बात और याद रख लेना, ये जो स्वरूप सिंह है इसने कुंभा के द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ठीक है, तो विजय स्तंभ की मरम्मत कराने वाला व्यक्ति कौन हो गया? स्वरूप सिंह हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो स्वरूप सिंह में से बनने के चांस है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट शासक आ रहा है शंभू सिंह। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है शंभू सिंह, बस शंभू सिंह में एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि शंभू सिंह का एक दरबारी था। शंभू सिंह जो है इसका एक दरबारी था जिसका नाम था श्यामल दास ददवाड़िया, ददवाड़िया। ठीक है, अब ये जो श्यामल दास है इनकी रचना है वीर विनोद। ठीक है, तो शंभू सिंह के ही शासन काल में श्यामल दास ददवाड़िया ने वीर विनोद की रचना प्रारंभ की थी, लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये शंभू सिंह के दरबार में आपको ध्यान रखना है। अब महाराणा सज्जन सिंह की अगर बात की जाए, सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, तो सज्जन सिंह की बात की जाए तो श्यामल दास ददवाड़िया ने वीर विनोद ग्रंथ जो है वो पूरा सज्जन सिंह के शासनकाल में किया था। ठीक है, तो वीर विनोद को पूरा किया गया, सज्जन सिंह के शासनकाल में पूरा किया गया। तो वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की रचना है। तो सज्जन सिंह ने प्रसन्न होकर श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, तो कविराज की उपाधि, श्यामल दास को कविराज की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? सज्जन सिंह है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सज्जन सिंह में से जो बनता है वो ये बनता है कि इसने राजस्थान के अंतिम दुर्ग सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान में किसी भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ है। तो राजस्थान के सबसे अंतिम दुर्ग का नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग और उसका निर्माता है सज्जन सिंह। तो इसने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और सज्जन सिंह के बारे में हमें क्या बात याद रखनी है? तो और हमें देखो सज्जन सिंह के बारे में बात याद रखनी है कि जो सज्जन सिंह है इसके समय 1881 में मेवाड़ में जनगणना हुई। ठीक है, मेवाड़ में जनगणना हुई। ठीक है, और सज्जन सिंह की बात क्या याद रखनी है? तो देखो सज्जन सिंह के काल में ही भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो सज्जन सिंह के शासन काल में लॉर्ड रिपन जो है ये उदयपुर आते हैं और सज्जन सिंह को एक अवार्ड देते हैं। उस अवार्ड का आपको नाम ध्यान रखना है। सज्जन सिंह को अवार्ड देते हैं ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सज्जन सिंह को ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया इनाम किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया। इसके शासनकाल में लॉर्ड रिपन उदयपुर आते हैं। तो ये मेन बातें हो गई सज्जन सिंह की। इसके बाद देखो सज्जन सिंह में से कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। सज्जनगढ़ दुर्ग वाला याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला शासक आ जाता है महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह की बात करें
तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन इसी के समय हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन इसी के काल में हुआ। ठीक है, अब देखो इसी के काल में एक 1889 में सज्जन निवास बाग में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब ये राजपूत हितकारिणी सभा का गठन क्यों किया गया? तो राजपूतों में सती प्रथा, बहुविवाह, ठीक है, जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, और ये राजपूत हितकारिणी सभा जो है इसका गठन 1889 में हुआ है, और इसके गठन में एक अंग्रेज का नाम है जिसका नाम है वोल्टर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1889 में हो रहा है, सज्जन निवास बाग में हो रहा है, फतेह सिंह के समय में हो रहा है, सती प्रथा और बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए इस सभा का गठन हुआ है। समाज सुधार की ये मतलब संस्था है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारे फतेह सिंह के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो शासक आता है वो इस वंश में वो आता है भूपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह के बारे में बस एक ही बात याद रखनी है कि मेवाड़ का अंतिम शासक था भूपाल सिंह। ठीक है, भूपाल सिंह के बारे में मेन बातें क्या हो गई? तो मेन बात हो जाएगी मेवाड़ का अंतिम शासक। ठीक है, इसको देखो 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का महाराज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बने। ठीक है, तो ये सब बात हो गई भूपाल सिंह की। इसी के साथ में मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो समाप्त होता है। होप आप लोगों को समझ में आया। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ाई कीजिए। इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाना है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्स में से मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए और सफलता के नए नए शिखरों को छूते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसे कवर करेंगे। ओके जी, बाय बाय।